हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं रसायन विज्ञान के कक्षा 10 का प्रथम चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण समझाने जा रहा हूँ आपको। बेसिक नॉलेज के लिए मैंने कुछ क्लास इसके पूर्व में चलाया था और उसमें बहुत सी बातें आपको सिखाया था, बताया था कि इन बातों को जानना बहुत ही जरूरी होता है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को जानने के लिए। आप निश्चित ही समझ गए होंगे उसको। अब देखिए, ये नया जो आपका जो चैप्टर है क्लास 10 के विद्यार्थी के लिए, जो प्रथम चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसका मूल अर्थ क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। आप इसके पहले परमाणु और अणु के बारे में पढ़े होंगे, पदार्थ के बारे में पढ़े होंगे। तो पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या कोई एक ही पदार्थ स्वयं अभिक्रिया करके और नए गुणों वाले पदार्थ का जब निर्माण करते हैं तो इसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने यहाँ परिभाषा में लिखा तुमको, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तब इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सीधी सीधी बात है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वह समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। कौन कौन? जिन्हें हम अभिकारक या प्रतिकारक एवं उत्पाद या प्रतिफल के नाम से जानते हैं। देखो, दो पार्ट हमने यहाँ पर लिखा है, नीचे में देखो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं तथा बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पर मैंने दिखा दिया है, ये रासायनिक अभिक्रिया जब हम समीकरण समझाएंगे, आपको बताएंगे, तो उसमें बताएंगे कि अभिकारक या प्रतिफल को पीछे की तरफ, तीर के इस पीछे की तरफ रखते, पूंछ की तरफ, और नुकीले सिरे की तरफ उत्पाद को रखते हैं। यह इंडिकेट कर रहा है, यह क्या बता रहा है कि अकेले कोई पदार्थ टूटकर या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, यही होगा उत्पाद या प्रतिफल। इस रासायनिक अभिक्रिया का जब समीकरण हम लोग लिखते हैं तो इसको एक तीर के द्वारा अलग करते हैं। किसको? अभिकारक तथा उत्पाद को। तीर के पीछे अभिकारक को रखते हैं और तीर के आगे उत्पाद को रखते हैं। तो इस तरह से हमारा बन जाता है अभिकारक तथा उत्पाद। इंग्लिश में इसको रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। अब चलो इसको हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा तुमको समझाएं कि किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु जो परमाणु से बने होते हैं उनके बीच का बंधन टूटता है और फिर नए बंधन आपस में बनाकर नए अणुओं का निर्माण करते हैं। तो ये इस तरह से नए पदार्थ का निर्माण कैसे होता है, इसको हम कुछ उदाहरण के द्वारा तुमको दिखाने जा रहे हैं, इसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आधार पर। तो चलो कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। तो बच्चों देखो कुछ उदाहरण, जब उदाहरण देखोगे तभी बात समझ में आएगी, क्योंकि कभी भी किसी भी चीजों को पढ़ो बगैर एग्जाम्पल के समझ में नहीं आती है। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में जलाने पर ऑक्सीजन में जलाने पर जल के अणु बनते हैं। कैसे बनते हैं जल के अणु? देखो, हाइड्रोजन का सिंबल और फॉर्मूला दोनों बताया मैंने। तो इसका सिंबल होता है H और फॉर्मूला क्या होता है? H2 प्लस ऑक्सीजन का O2। एक ऐसी अवस्था के पदार्थ है और गैसीय अवस्था के कोई भी पदार्थ आणविक रूप में ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं और बनता क्या है? H2O। इस तरह से यह हाइड्रोजन
और यहाँ ऑक्सीजन, यह मिलकर क्या बना दिए, तो जल के अणु का निर्माण कर दिए। ये समीकरण जो हमने लिखा है रासायनिक अभिक्रिया के लिए, यह हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बना क्या, जल। तो यह अभी असंतुलित है। संतुलित करने के लिए हम ऐसे आपको आगे बताएंगे डिटेल्स कैसे संतुलित किया जाता है, लेकिन अभी संतुलित करके समीकरण हम आपको दे रहे हैं। यहाँ पर देखो संतुलित कर लिया मीन्स रिएक्टेंट में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होना चाहिए। इसी के लिए हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कि किस तरह से दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। हाइड्रोजन तथा क्लोरीन, हाइड्रोजन तथा क्लोरीन आपस में अभिक्रिया कर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। यह अभिक्रिया प्रायः सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इसको हमने लिखा नहीं है अभी तो रासायनिक समीकरण जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया में किन किन अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, या रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण की मुख्य बातें क्या क्या हैं। तो अभी सिंपल सी बात मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले रासायनिक अभिक्रिया को तो समझा रहा हूँ। हाइड्रोजन तथा क्लोरीन आपस में अभिक्रिया कर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। तो यह समीकरण अगर इसका लिखना है तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और आफ्टर रिएक्शन तीर के बाद उत्पाद क्या बनेगा हमारा, तो ये हमारा उत्पाद हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र आप लिखोगे, इसके पहले मोलेकुलर फार्मूला लिखना मैंने बताया था, आप उससे समझ सकते हो। समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ हम टू लगा दिए। तो इस तरह से ये दो पदार्थ आपस में मिल करके और एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम बोले आपको कि चूना पत्थर, उच्च ताप पर विघटित होकर, माने टूट कर विघटित होकर चूना तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। डाई ऑक्साइड बनाता है। चूना पत्थर, ये चूना पत्थर हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, अभिकारक या प्रतिफल हो गया। उच्च ताप पर यहाँ पर छूट गया लिख लेना, उच्च ताप पर विघटित होकर माने टूट कर चूना तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये चूना पत्थर क्या क्या सूत्र होता है, देखो CaCO3, ये टूटता है उच्च ताप पर। आगे हम समीकरण जब लिखाएंगे तो बताएंगे कि समीकरण के साथ साथ क्या क्या लिखा जाता है, तो ऊपर नीचे फिर गैसीय अवस्था के लिए क्या लिखते हैं, लिक्विड के लिए क्या लिखते हैं, सॉलिड के लिए क्या लिखते हैं। तो आगे की बात है, अभी इसको देखो कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा और बनाएगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड चूना का सूत्र है, जिसको कल्ली चूना के नाम से हम लोग जानते हैं। चूना दो तरह का होता है, बुझा हुआ चूना तथा कली चूना। बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल 2 और कली चूना का होता है CaO, और ये हो गया तुम्हारा चूना पत्थर। तो इस तरह से चूना पत्थर जो संगमरमर तथा खरिया का भी सूत्र है। ये चूना पत्थर का सूत्र जो हमने लिखा CaCO3, ये संगमरमर और खरिया का भी सूत्र है। तो इसको गर्म किया, क्या किया,
गर्म किया तो इसके ऊपर गर्म लिख सकते हो, गर्म किया तो ये टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसको कल्ली चूना के नाम से हम लोग जानते हैं। बहुत से पदार्थों के रासायनिक नाम और व्यापारिक नाम होते हैं, जिसकी चर्चा फिर अब हम धीरे धीरे पढ़ाते हुए आपको समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन आज जो मैंने आपको बताया रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया मूलतः क्या होता है, यह आप जरूर समझ गए होंगे। अब आगे हम बताएंगे आपको कि रासायनिक अभिक्रिया की और कौन कौन सी मुख्य बातें हैं। तो चलिए वो भी डालें। बच्चों, मैंने रासायनिक अभिक्रिया की कुछ मुख्य बातें मैंने यहाँ पर लिखा है, और इसमें फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि गैस की उत्पत्ति। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप गैस उत्पन्न होती है। निश्चित रूप से गैस का बनना होता है। जैसे जस्ता के कुछ टुकड़े ले लें और उस टुकड़े पर तलो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें बूंद बूंद करके, तो उससे एक प्रकार की गैस उत्पन्न होती है, निकलती है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन गैस के नाम से जानते हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे? निकलने वाली गैस के पास अगर जलती हुई सन्ठी ले जाएंगे तो प्रज्वलित हो, गैस जलने लगती है। तो ये हाइड्रोजन गैस का गुण है कि वह स्वयं जलती है और बड़ी विस्फोट के साथ आवाज करके जलना शुरू करती है, जिससे पता चलता है कि निकलने वाली गैस हमारी हाइड्रोजन गैस है या फिर एक गैस की उत्पत्ति हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल अवक्षेप का वर्णन। देखो बच्चों, ये अवक्षेप क्या है? प्रेसिपिएट कहते हैं इंग्लिश में इसको। और ये अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेप जो है एक ठोस पदार्थ है, और इस ठोस पदार्थ का निर्माण यहाँ रासायनिक अभिक्रिया में कब माना जाता है? जब दो विलयनों को आपस में रिएक्ट कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। विलयन समझ रहे हो? विलयन तरल रूप में विलयन होगा। विलयन जैसे पानी में नमक का विलयन, पानी में चीनी का विलयन, या यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल तुमको दिया है अवक्षेप में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन तथा सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। सोडियम क्लोराइड जो नमक है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ जब मिलाते हैं किसी पात्र में, तो क्या देखते हैं कि एक ठोस पदार्थ अलग होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे घर में छेना, दूध का छेना बनाया जाता है और दूध के फटने पर छेना अलग होना शुरू हो जाता है ठोस के रूप में, और छेना का पानी अलग होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से ये दो विलयन जब आपस में मिलते हैं तो एक ठोस पदार्थ का निर्माण होना शुरू हो जाता है। वही ठोस पदार्थ जो है अवक्षेप या प्रेसिपिएट के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के विलयन की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ जब कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनता है ठोस रूप में। सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनता है और सोडियम नाइट्रेट विलीन होकर पानी में मातृ द्रव के रूप में रह जाता है, जिसको मदर लीकर के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट मैंने लिखा है ताप में परिवर्तन। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ताप में भी परिवर्तन होता है, और ताप में परिवर्तन दो प्रकार से होता है, या तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊष्मा का अवशोषण होता है। जैसे ऊष्मा के उत्सर्जन के लिए आप मोमबत्ती जलाते हो या घर में दीपक जलाते हो, देखो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसमें। तो जब ऊष्मा का उत्सर्जन हो अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा बाहर निकले, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। हम इसी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर में ऊष्माक्षेपी को डिटेल्स पढ़ाएंगे, और ऊष्माक्षेपी पर बहुत सा एग्जाम्पल हम आपको देकर के उसको समझाएंगे कि यह ऊष्माक्षेपी है। दूसरा इसमें मैंने दिया, या ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा बाहर से ली जाती है। तो ऊष्मा का जब अवशोषण होगा तो उस अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आगे हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कहने का तात्पर्य मैंने क्या था कि ताप में परिवर्तन होता है। इसके अलावा बच्चों मैं ये भी बता दूं तुमको कि बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाओं में रंग में भी परिवर्तन होता है, रंग चेंज कर जाता है। तुम्हारे दैनिक जीवन में भी बहुत से अभिक्रिया देखा होगा। जैसे आप घर में हल्दी के साथ चूना मिलाते हुए जरूर देखे होंगे। यह हल्दी के रंग जैसे ही चूना मिलाया जाता है क्या होता है? हल्दी का रंग देखे हो बदल जाता है और वह लाल हो जाता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया और ये चूने और हल्दी के बीच में, जिसके कारण हल्दी के रस के बीच में, जिसके कारण हल्दी का रंग बदल जाता है। तो रंग में परिवर्तन होता है। तो ताप में परिवर्तन के साथ साथ रंग में परिवर्तन होता है। और जो पांचवी बात है अवस्था परिवर्तन, ये अवस्था में भी परिवर्तन देखा जाता है। अर्थात दो या दो से अधिक ठोस द्रव या द्रव ठोस या दो गैस मिल करके ठोस बना सकते हैं।
द्रव मिल करके ठोस बना सकते हैं, या गैसीय अवस्था में दो पदार्थ मिल करके और ठोस बना सकते हैं या द्रव बना सकते हैं। मिस अवस्था में ठोस द्रव में, द्रव गैस में, गैस ठोस में, ठोस द्रव में परिणत हो सकता है, इनमें कन्वर्सन हो सकता है। तो जिसको हम लोग अवस्था में परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो इन दो बातों के अतिरिक्त तीन बातों, यहाँ गैस की उत्पत्ति और छेद का बनना, ताप में परिवर्तन, और चौथा पॉइंट तुम नोट कर लो, रंग में परिवर्तन, और पांचवा पॉइंट अवस्था में परिवर्तन। ये मुख्य बातें हैं रासायनिक अभिक्रिया की, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब आगे मैं रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक समीकरण आपको बताऊंगा। रासायनिक समीकरण क्या होता है? कुछ नहीं, आप कम से कम अगर 10 के विद्यार्थी हैं तो तत्व की परमाणु संख्या 1 से लेकर हाइड्रोजन, परमाणु संख्या 1 वाला तत्व हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से लेकर परमाणु संख्या 30 जस्ता तक का संकेत जरूर याद कर लेना। और संकेत याद करने के बाद इसके पहले वाला एपिसोड फंडामेंटल क्लास 12 में मैंने अणु सूत्र का निर्धारण समझाया है, YouTube पर तुम देख सकते हो। तो अणु सूत्र का निर्धारण कैसे किया जाता है उसको याद कर लेना, क्योंकि रासायनिक समीकरण में हम लोग तत्वों का संकेत और यौगिक के अणुओं का सूत्र लेकर समीकरण का सजावट करेंगे, बनाएंगे। और समीकरण क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में उनके संकेत और सूत्र के द्वारा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं पदार्थ व्यक्त करना रासायनिक समीकरण होता है, जिसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तो आज हम यहीं आपको स्टॉप करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य बातों के बाद। तो अगले चैप्टर में फिर अगले क्लास में हम मिलते हैं और आपको बताते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक समीकरण, और फिर डिफरेंट टाइप के रासायनिक अभिक्रियाओं पर हम अलग अलग चर्चा करेंगे। तो क्लास 10 के विद्यार्थी इस पर विशेष ध्यान दें। थैंक यू।